रोते रोते कब सिमरन की आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं चला था। अचानक से पास में ही सो रहे उसके 15 दिन के बेटे पीयूष के उठकर रोने की आवाज़ सुन उसकी आंख खुल गई। उसे छाती से चिपका दूध पिलाने लगी और वो दूध पीते पीते फिर से सो गया। सिमरन आज घर के बिगड़े माहौल को याद कर फिर से रुहासी हो गई। लग रहा था बेटी के रूप में जन्म लेकर किसी के घर की बहू बनकर आना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी पति किशोर कमरे में आए और बोले, सिमरन तुम इस तरह मन दुखी मत करो। माँ की शुरू से आदत रही है, उसे बस ऐसा लगता है वो जो बोल रही है बस वही सही है। देखती हो पापा भी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाते। जरा बोलने को हो तो माँ फिर शांत नहीं होती और पूरे घर का माहौल बिगाड़ जाता है। यह सब देख पापा मौन साधे रहते हैं। फिर मैं छोटा होकर क्या ही बोलूं उनको। बस हम सब चुप रह जाते हैं कि घर का माहौल अच्छा बना रहे। पास आकर सिर पर हाथ फेरते प्यार भरी नज़रों से देखते किशोर को देख सिमरन उसका हाथ पकड़कर पास बिठा, किशोर आपको भी लगता है क्या मेरे घर वालों की पसंद अच्छी नहीं है और आपने मुझसे शादी करके गलती कर दी। रोते हुए सिमरन ने किशोर से पूछा। अरे नहीं नहीं सिमरन, बिल्कुल भी नहीं। माना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर मैं तुमसे मिलने के बाद ही शादी के लिए हाँ बोला था। तो तुम ये कैसे सोच सकती हो? तुम मेरी पसंद नहीं हो। बोल तो रहा हूँ, माँ की बात को दिल पर मत लो। अभी तुम्हारा शरीर भी कमज़ोर है। इन बातों को सोचोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर पीयूष की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है। किशोर बेटे पीयूष को निहारते हुए कहा। किशोर एक बात पूछूं? प्लीज़ मुझे आप अपने साथ ही लेकर चलिए ना। मैं सोच कर तो आई थी कि आपके साथ ही यहाँ से जाना होगा, पर आपने मुझे यहाँ 1 महीने रुकने की बात कहकर मुझे मजबूर सा बना दिया है। क्यों बोले कुछ दिन पीयूष भी दादा दादी के साथ रह लेगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर रह भी पाऊँगी। इतने साल हो गए हमारी शादी को। मैं माँ की बात का कभी बुरा नहीं माना, पर इस बार माँ ने सबके सामने मेरे मायके वालों को सुना दिया, जो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। आप तो कम से कम मुझे समझिए। सिमरन विनती सी करती हुई बोली, ये बेकार की बातें मत करो। अब कुछ दिनों तक तुमको यहाँ रहना ही होगा। ये कैसे और क्या बोलकर साथ ले जाऊँगा, जबकि मैंने खुद आगे बढ़कर बोल दिया था कि सिमरन और पीयूष को महीने भर बाद ही लेकर जाऊँगा। किशोर खींचते हुए बोल कमरे से निकल गया। सिमरन सोचने लगी कितनी खुशी थी वो पहली बार माँ बनने वाली। डिलीवरी के लिए उसकी माँ सुधाजी ने बहुत कहा, मेरे पास आ जा, अच्छे से ध्यान रखूँगी। पर मायका छोटे शहर में होने के कारण सासू माँ कामिनी जी ने मना कर दिया और वो अपने पास आने को कह रही थी, पर किशोर ने दोनों जगह जाने से मना करते हुए कह दिया कि वो इधर ही रहेंगे, क्योंकि इस शहर में दोनों जगहों से ज़्यादा अच्छी सुविधा है। कोई भी दिक्कत हुई तो डॉक्टर तुरंत मिल जाएंगे। भगवान की दया से नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटा भी स्वस्थ ही था। सब बहुत खुश थे। तब कामिनी जी ने कहा, बहू बच्चा तो यहाँ हो गया, पर छठी का आयोजन यहाँ हमारे पास ही होगा। सभी रिश्तेदारों को बुलाकर मनाया जाता है, तो तुम 5 दिन बाद यहाँ आ जाना। जब वो यहाँ आए तो किशोर को माँ ताने देकर सुनाने लगी। जरूर पत्नी ने कहा होगा मुझे नहीं जाना ससुराल, तभी तू नहीं आया। आजकल सब पत्नी की ही सुनते हैं, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं। अरे नहीं माँ, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध थी, इसीलिए डिलीवरी उधर ही करवा दिया। देखो तुमने कहा तो हम आ गए ना। अब सिमरन एक ही नहीं रहेगी तुम्हारे पास। बिना सिमरन से कुछ पूछे किशोर ने माँ से बोल दिया। छठी भोज में लगभग सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया था। सिमरन के मायके से भी लोग आए हुए थे। उसकी माँ ने
अपनी तरफ से कोई कमी ना रखी। बेटी के साथ ससुर, बेटी के साथ नाती के भी ढेरों कपड़े लेकर आई थी। नाती के लिए सोने की चेन, झूला, खिलौने, पता नहीं क्या क्या सामान लेकर आई थी। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। ससुराल पक्ष के सब लोग कह रहे थे, किशोर के ससुराल वालों ने कितना कुछ किया है, कितना कुछ दिया है। पर एक इंसान ऐसा भी था जिसे लग रहा था सिमरन के घर वालों ने पीयूष की छठी के लिए जो भी कपड़े सामान दिए हैं वो सब तो स्टैंडर्ड्स के हैं। वो थी कामिनी जी, सिमरन की सासू माँ। वो तो पीयूष के लिए जो सोने की चेन उसकी नानी ने दिया उसे भी देखते हुए कामिनी जी बोली, कितनी हल्की चेन दी है। मेरा पोता ऐसे बेकार कपड़े और ये हल्की चेन कभी नहीं पहनेगा। घर में इतने लोगों के सामने बोलकर वो तो चली गई थी और सिमरन की माँ बेचारी चुपचाप नज़रें झुकाए बेटी का हाथ थामे खड़ी रह गई थी। बेटा, हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा ही करने की कोशिश की है, पर पता नहीं समधन जी को पसंद क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, हम बाद में भारी चेन बनवाकर अपने नाती को दे देंगे। अब हम लोग भी निकलते हैं, कहकर सुधा जी जाने लगी। पर माँ, तुम तो रहने वाली थी ना 2-4 दिन, आज सुबह ही आई, अब रात को ही निकल जाओगी। 2 दिन रुको ना, सिमरन माँ को रोकने के लिए बोल रही थी। पर सुधा जी को अब वहाँ कैसे रुक सकती थी जहाँ उन्हें बेइज्जत महसूस करवा दिया गया हो। माँ के जाने के बाद से ही सिमरन का मन बहुत दुखी हो गया था और वो कमरे में जाकर रो रही थी। 4 से 5 दिन बाद किशोर भी चले जाएंगे, मैं यहाँ कैसे रहूँगी। कभी रहने का मौका भी नहीं मिला था। जब भी यहाँ आती थी दोनों साथ आते और साथ चले जाते थे। पहली बार पीयूष को लेकर उसे रहना था, वो भी 1 महीने के लिए। ये सोच सोच कर ही सिमरन की हालत ख़राब होने लगी। सिमरन को अभी कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना था। वो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती और पीयूष की मालिश ये सब करती रहती। आज उसकी मौसी साथ जाने वाली थी तो वो सिमरन से मिलने कमरे में आई। पोते को देखकर कुछ पैसे देते हुए बोली, बहू, मैं जो कपड़े लेकर आई थी वो नहीं दे सकती, इसीलिए पैसे दे रही हूँ। तुम मेरे पोते के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। मौसी सास ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं मौसी जी, बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए इसे, और जो कपड़े आप इतने प्यार से लेकर आई हैं वही दीजिए, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमरन अपनी मौसी सास से बोली, अरे नहीं बहू, तेरी सास को कहाँ पसंद आएंगे वो कपड़े। जब तेरी माँ शहर से इतना अच्छा और इतना सारा सामान लेकर आई तो वो उसे पसंद नहीं आया, तो हम तो गांव से आए हैं, उधर के कपड़े कहाँ तेरी सास को पसंद आने वाले हैं। बस तू अच्छा सा कुछ ले लेना, कहकर पोते को प्यार से निहारते हुए आशीर्वाद देते हुए मौसी सास जाने को मुड़ी ही थी कि सामने सिमरन की सासू माँ कामिनी जी नज़रें झुकाए खड़ी थी। जीजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी कही बात मेरी अपनी बड़ी दीदी के दिल में इस कदर चुभ गई है कि वो मेरे पोते के लिए अपने साथ लाया कपड़ा देने में भी झिझक रही हैं। आप वही दो जीजी जो आप प्यार से लेकर आई हैं, मेरा पोता ज़रूर पहनेगा। सिमरन की सास कामिनी जी ने कहा, देख छोटी, मैं तो तेरी बहन हूँ, मन में कोई बात चुभ भी गई तो निकाल दूँगी। वैसे भी तेरे पास किसी फंक्शन में ही आना होता है, तुम हमेशा ऐसे ही करोगी तो हो सकता है कल को मैं ना भी आऊँ, हो सकता है तुझे उससे कोई फ़र्क भी ना पड़े, पर ये तो तेरी बहू है और इसके घर वालों का सम्मान करना तेरी जिम्मेदारी है। अगर कल को सिमरन किशोर से तुम सबके लिए बुरा बोलने लगे तो ना किशोर बर्दाश्त करेगा और ना तुम लोग। फिर इसके घर वालों के लिए इसके सामने ही बुरा बोलकर अपनी बहू का दिल दुखाकर तू कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो तेरा सम्मान करे। वो तो बहू का बड़कपन है जो कुछ ना बोली, और मैंने तो इसकी माँ को जाते वक्त
देखा बेचारी आंखों में अपमान और आंसू लेकर तेरे यहाँ से गई है। और तो और जो सिमरन तेरे पास रुकना चाह रही थी वो भी तेरे व्यवहार से डरकर जाने की सोचकर किशोर से विनती कर रही थी। वो तो मैं उस दिन बहू की आंखों में आंसू देख मिलने आ रही थी, तभी दरवाजे पर ही दोनों की बात सुनकर रुक गई। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। माफ़ी मांगनी ही है तो सिमरन की माँ से मांगो, उनका दिल दुखाया है तूने। मौसी सास बोलकर अपनी बहन को देखने लगी। आप सही कह रही हो जीजी, मैं समधन जी से आज ही माफ़ी मांग लूँगी और आप भी मुझे माफ़ कर दो। बहू तुम भी अपनी सास को माफ़ कर दो, कामिनी जी दुखे स्वर में बोली। आप ये क्या कह रही हैं माँ? हाँ ये सच है, मुझे बात बुरी ज़रूर लगी थी, पर अब आप समझ गई हैं तो मेरे मन में कोई भी बात नहीं रही, सिमरन ने कहा और मौसी सास को कृतज्ञतापूर्ण देखने लगी, मानो कह रही हो आपने मेरी सास को बिना सामने से कहे ही समझा दिया। सिमरन कुछ दिनों तक वहीं रुक गई। सास को बहन की बात समझ आ गई थी। उन्होंने सिमरन की माँ सुधा जी से माफ़ी मांग ली थी। समधन जी हर बेटी की माँ अपनी तरफ से सदा अच्छा ही करने की कोशिश करती हैं। कभी कुछ कमी रह जाए तो अलग से बोल दीजिएगा, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी बेटी को अपनी बहू बेटी मानकर प्यार दीजिए। सुधा जी ने कहा। बिल्कुल समधन जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, बस आप माफ़ कर दीजिएगा, कामिनी जी ने कहा। सुधा जी मन ही मन सोच रही थी, बेटी की माँ को कब नाराज़ होकर रहते देखा है। बेटी की खुशियों की खातिर अपमान का घूंट भी पी जाना पड़ता है और दामाद की माँ माफ़ी मांगे ये तो कभी नहीं होता। फिर भी समधन जी माफ़ी मांग रही है तो बात यही ख़त्म कर रिश्ते सुधारने में ही समझदारी है। और सुधा जी ने कामिनी जी को हंसते हंसते माफ़ कर दिया। जो भी गलत फहमी थी सब दूर हो गई। जो रिश्ते भविष्य में बिगड़ सकते थे उस बिगड़ते रिश्ते को मौसी सास ने अपनी सूझबूझ से संभाल लिया था, जो एक माफ़ी से जल्दी ही सुधर गए। नहीं तो ये घुन की तरह रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर जाते हैं और हम अपनी आना में रहते हैं कि हम सही हैं, हम क्यों माफ़ी मांगे। लेकिन हर कोई सही नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं जो हमें सही लगे वो सामने वाले को भी सही लगे। कभी भी किसी के सामने किसी को शर्मिंदा ना करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।